टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, केमिस्ट्री सेकंड, और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 का आज आखिरी लेक्चर हम लेकर आए हैं। 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो गए, कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स यानी बड़े बड़े लेक्चर हमने लिए हैं। आज की क्लास में लंबे होने वाली, आज क्लास में पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, एग्जाम में प्रैक्टिकल भी 2-3 प्रैक्टिकल इससे एग्जाम में है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में एक तो जरूर आएगा। मैं आपको एक साथ सारा पढ़ाऊंगा। यानी कि इवेल्युएशन ऑफ फैट एंड ऑयल का मतलब है कि जो घी और तेल आपके पास है, जो किसी फैक्ट्री से बन के निकल रहा है, उसको आप कैसे चेक करेंगे उसका पर्टिकुलर वो कितना सही है और कितना खराब है। तो उसकी कुछ अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज के बारे में हम जानेंगे, और उस वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, उनके फॉर्मूले और उनके प्रोसीजर के बारे में भी आज हम जानेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है एसिड वैल्यू। किसी भी घी और तेल का एसिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम उसको जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपको पता है कि कोई भी फैट एंड ऑयल कैसे बनता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था कि उसमें एक आपका फैटी एसिड होता है और दूसरा होता है एल्कोहल, याद होगा। और मैंने बताया कि जब फैटी और एसिड और एल्कोहल आपस में मिलते हैं तो इनके बाद ईस्टर का वाटर निकलता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और वहीं से एक फैट या ऑयल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, इस पर कोई डाउट नहीं। तो क्योंकि फैट और ऑयल का निर्माण हमेशा एसिड और एल्कोहल के मिलने से होता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा फैट और ऑयल बनने के बाद उसमें थोड़ी बहुत असर एसिड और एल्कोहल का न रह जाए। थोड़ा बहुत एसिड का अमाउंट इस फैट एंड ऑयल में बचा रह जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे आप किसी दूध से मट्ठा या दही बना रहे हैं, तो उस मट्ठे या दही में थोड़ा बहुत दूध की मात्रा बची रह जाती है। उसी तरह से जब एसिड और एल्कोहल से फैट ऑयल बनाते हैं तो इस फैट में एसिड की कुछ मात्रा रह जाती है, इसी मात्रा को एसिड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसकी? एसिड वैल्यू। जितनी ज्यादा एसिड होगी उसका एसिड वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसी भी फैट या ऑयल का एसिड वैल्यू कितना है? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको पता है कि जब इसमें एसिड बचा हुआ है तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? क्या डाल के? बेस। यानी एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। तो हम क्या करेंगे, इस मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है फ्रेंड, और इस कंटेनर में हमारा क्या भरा हुआ है? फैट या ऑयल, और इसमें कुछ फ्री एसिड्स अवेलेबल हैं। अब कितने एसिड अवेलेबल हैं इसके जानने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? बेस। क्योंकि हमें पता है कि जब बेस डालेंगे तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। और बेस यूज करेंगे यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमें पता है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल एसिड का है, तो 10 कितना लगेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? 10 लगेगा। अगर इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते एसिड के तो कितना लगता पूरा न्यूट्रलाइज करने में? 5 KOH लगता। अगर इसके अंदर मैंने कहा 50 है तो कितना लगता? 50। यानी कि जितना अमाउंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगेगा, मतलब उसके अंदर एसिड की मात्रा उतनी ही थी। क्योंकि एक मॉलिक्यूल एसिड के या 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 1 मोल KOH की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना KOH जल लगा उतना ही समझिए। इसको इस तरह समझिए जैसे एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं और हमें नहीं पता कि उस कमरे में कितने लोग हैं। तो हमने क्या किया कि बाहर से हमने केला भेजा या लड्डू भेजा, और हमने कहा हर व्यक्ति को 1-1 लड्डू देना, और हमने एक ट्रे में 100 लड्डू अंदर भेजा, और सबको 1-1 लड्डू बांटने के बाद जब बाहर देखे हमारे पास ट्रे में 20 लड्डू बचे थे, तो अंदर कितने आदमी बैठे होंगे? 80। बस यही कॉन्सेप्ट है कि सारा बेस डाल दो, जितना बेस वापस बच जाए और जितना खत्म हो जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना खत्म हुआ उतना ही एसिड इसके अंदर था। तो सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी 1 ग्राम फैट या ऑयल में, ध्यान से लीजिएगा, 1 ग्राम फैट या ऑयल में पूरी तरह से एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है उसी को उसका एसिड वैल्यू है ना। कि पूरे कमरे में सबको लड्डू बांटने के लिए जितने लड्डू की आवश्यकता हो उतने लोग पैसे उसके अंदर है, उसी तरह से किसी भी कंटेनर के अंदर फैट ऑयल के अंदर एसिड की जितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होगी उसी को उस फैट ऑयल का एसिड वैल्यू कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड देयर एसिड वैल्यू।
ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एसिड वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो इसका लैब में कैसे करते हैं, इसके लिए टाइट्रेशन मेथड होता है। टाइट्रेशन मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में 1 ग्राम फैट लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 ग्राम फैट। अब 1 ग्राम फैट लेने के बाद इसको क्या करते हैं हम एथेनॉल, यानी इसमें 50 ml डालते हैं एथेनॉल, ताकि ये हमारा 1 ग्राम फैट इसी में डिजोल्व हो जाए। अब 1 ग्राम फैट जब डिजोल्व हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, इसको हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क में और यहाँ पे लगाएंगे क्या, ब्यूरेट। आपको पता है ब्यूरेट, और ब्यूरेट में क्या भरेंगे, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भरेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे इंडिकेटर क्या, फिनोप्थलीन। बस यहाँ पे पहले ये मीडियम में एसिडिक रहेगा, फिनोप्थलीन कलर क्या रहेगा आपका, पिंक रहेगा। और जैसे 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 ये आपका जब मीडियम बेसिक हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज से हम पहचान जाएंगे इसकी वैल्यू कितनी है, और उसी के वैल्यू में यहाँ रखेंगे फार्मूले में और एसिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डालेंगे प्रोसीजर ऑफ एसिड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1 gram of sample in a conical flask and dissolve in 50 ml of ethanol. Now add few drops of phenolphthalein indicator. Now add 0.1 normal potassium hydroxide solution in burette and start titration. At the end point, the volume of potassium hydroxide is calculated. और उस वॉल्यूम जो भी हमको मिला वॉल्यूम वो यहाँ रखेंगे। एसिड वैल्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ से मिला हमको इंटू 5.61। अब 5.61 अपॉन W क्या है, वेट हमने जो सैंपल कितना लिया था, 1 ग्राम। इस फॉर्मूले में रख के किसी भी घी और तेल का हम एसिड वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं लैब में, आपने प्रैक्टिकल इस साल कॉलेज में किया नहीं है, ऐसे ही प्रैक्टिकली लैब में हम एसिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो ये भी आप पहले से जानते हैं फ्रेंड, आप जानते हैं कि किसी भी फैटी एसिड में क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, सॉरी O, इसके बाद यहाँ R होता है। तो क्या बताया था मैंने कि किसी भी जब फैट या ऑयल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, कॉस्टिक सोडा, तो वो क्या बन जाता है, सोप बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सैपोनिफिकेशन। अब क्या है कि 1 ग्राम फैट या ऑयल को, समझे, 1 ग्राम या फैट या ऑयल को पूरी तरह से सोप में कन्वर्ट करने के लिए जितना मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितना मिलीग्राम चाहिए होगा उसी को कहेंगे उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू। मैंने बताया था क्या कि भैया फैट एंड ऑयल में क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, और डाल के क्या बनाएंगे, सोप। रिएक्शन क्या होगा आपको पता था, मैंने पहले बताया था रिएक्शन कैसे होगा। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम फैट या ऑयल को पूरी तरह से सोप में बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए जितना मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है उसी को उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं कि फॉर कन्वर्जन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल कंप्लीटली इनटू द सोप, the milligram of sodium hydroxide is required is called their saponification value। और इसका कैसे हम करेंगे टाइट्रेशन, इसको करने का, इसका पता करने का प्रोसीजर क्या है, डायनेटिक प्रोसीजर कैसे करेंगे, सेम कहानी है। एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में डालिए 2 ग्राम सैंपल, और 2 ग्राम सैंपल डालने के बाद डालिए 25 ml 0.5 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये डालिए, क्या डालना है, 0.5 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 25 ml सोल्यूशन, और डाल के इसको करीब आधे घंटे गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद इसमें डालिए फिनोप्थलीन इंडिकेटर, और इसको टाइट्रेट कीजिए किससे, वही इस बार टाइट्रेट करिएगा 0.5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन से। ठीक है, किसे करेंगे टाइट्रेट, 0.5 नॉर्मल HCl। क्यों HCl से, क्योंकि जब आपने बेस डाला है तो NaOH, तो कुछ NaOH एक्सेस होगा, उसी एक्सेस को पता करने के लिए डालेंगे हम HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे। तो जब ये इसका जो वॉल्यूम आएगा इसको हम B बोलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे। फॉर्मूला है सैपोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू 28.05 इंटू B माइनस A अपॉन W, जहां पे B क्या है, ml ऑफ HCl फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, और A क्या है, ml ऑफ 0.95 नॉर्मल HCl वॉल्यूम है, और W क्या है, वेट ऑफ द सैंपल। ये आसानी से करके प्रोसीजर हम यहाँ से सैपोनिफिकेशन वैल्यू की देख सकते हैं। एसिड वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू एग्जाम में अलग बार, कई बार 4 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में विद प्रोसीजर डिफिनेशन के साथ पूछा गया है। आप इसको जरूर तैयार करिएगा, एग्जाम में आने वाला 100% क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और वैल्यू के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं।
थर्ड है हमारा ईस्टर वैल्यू। इसकी बात करेंगे कि ईस्टर वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको समझिए दोस्तों। सबसे पहले कि क्या होता है कि जिससे मान लीजिए हमारे पास कोई फैटी एसिड है, ठीक है, ये हमने माना कि ये कोई हमारे पास फैटी एसिड है, C डबल बॉन्ड OR, दिस इज ये फैटी एसिड या सॉरी फैट या ऑयल है। अब इस फैट या ऑयल में जब भी क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा ईस्टर है, क्या है इसमें ईस्टर। आपको पता है कैसे बनता है ईस्टर, जब फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो ईस्टर बनता है। तो कितना इसमें ईस्टर एक्चुअल में है, मैंने बताया कि जब कोई आप घी तेल बनाएंगे तो उसमें क्योंकि वो अल्कोहल और एसिड से मिलकर बना है तो कुछ मात्रा में एसिड भी बच जाएगा और कुछ मात्रा में क्या रहेगा, ईस्टर भी रहेगा। जैसे मैंने कहा दूध से दही बनाया तो कुछ दूध भी बच गया और कुछ दही भी बन गया। तो जितना कितना दूध बचा यानी कितना एसिड बचा वो हमने निकाल लिया एसिड वैल्यू से। अब कितना ईस्टर बन चुका है ये कैलकुलेट करेंगे हम ईस्टर वैल्यू से। बात समझ में आ रही है? यानी इसको समझिए कि हमने एसिड को जब अल्कोहल से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, फैट एंड ऑयल। और ये फैट ऑयल क्या है, ये बेसिकली क्या है, ईस्टर, ये पहले से आप जानते हैं। यानी एसिड से ईस्टर बनने के समय जब पूरा ईस्टर बन गया तो उसमें कितना एसिड बचा है ये चेक करते हैं एसिड वैल्यू से, और कितना ईस्टर बना है ये चेक करेंगे किससे, ईस्टर वैल्यू से। समझ में आ गया? तो ईस्टर वैल्यू क्या है कि किसी भी फैटी एसिड में कितना अमाउंट ऑफ ईस्टर बचा हुआ है। और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब उसे सेम 0.1 मोलर या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये टूटने के बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड OK ये बन जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, ROH। यानी क्या है, जितना ये मॉलिक्यूल टूटेगा पोटेशियम एसीटेट, जितना मॉलिक्यूल अलग होगा मतलब उतना ही मॉलिक्यूल इसमें ईस्टर पहले से था। यानी कितना ईस्टर था इसको जानने के लिए हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर से कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक ग्राम फैट या ऑयल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जितना मिलीग्राम डालने के बाद जितना ईस्टर एसीटेट में कन्वर्ट होगा, यानी जितना हमको ईस्टर एसिटेट होगा वही उस कंपाउंड की ईस्टर वैल्यू है। तो क्या लिख सकते हैं कि इन द 1 ग्राम फैट एंड ऑयल द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड to neutralize the ester reaction and convert into the potassium acetate. This is called the ester value of the fat and oil. इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ईस्टर वैल्यू इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं इससे पहले के लेक्चर यानी कि टॉपिक में। तो हम इसको एक फॉर्मूले से डिस्कस कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला ईस्टर वैल्यू इक्वल टू द सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, जो हमने पहले देखा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आयोडीन वैल्यू क्या होता है, इसको समझिए। अगला नंबर टॉपिक है डाली हेडिंग आयोडीन वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए आपको फ्रेंड पता होगा कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं या फैट ऑयल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, जैसे उसमें कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें पाए जाते हैं। अब क्या है कि किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं ये ध्यान समझिएगा। ये डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। समझा क्या? जैसे मैं आप इसमें कहूँ कि इस बॉन्ड में 3 पाई बॉन्ड है तो ये हम मालूम चल गया देख के। यानी अगर हम कोई स्ट्रक्चर और बना लें इस तरह से करके फ्रेंड, अगर इस तरह से हम कुछ स्ट्रक्चर और बना लें तो इसमें हमको देखेंगे ये इस तरह से। तो अगर हम आपसे इसमें पूछे कि इसमें कुल कितने पाई बॉन्ड है तो आप देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 दूनी 6 पाई बॉन्ड है ना। देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, सॉरी कहीं और लगा लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा एक और बना लेते हैं। एक हमने और बना दिया 4 पाई बॉन्ड। अब ये 4 पाई बॉन्ड यहाँ है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ है, ये तो स्ट्रक्चर देख के मालूम चल रहा है ना कि इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर तुमको किसी कटोरी में हम घी और तेल निकाल कर रख दे तो क्या तुम देख के बता पाओ कितने पाई बॉन्ड है उसमें? क्योंकि कटोरी में जब घी तेल रखा है, डिब्बे में रखा है, तो उसमें पाई बॉन्ड थोड़ी ना दिखेगा। पाई बॉन्ड तो तब दिखेगा जब उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। अब घी तेल को देख के स्ट्रक्चर तो दिखता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? यही है इसका आयोडीन वैल्यू। आपको पता है कि जब कोई डबल बॉन्ड होता है दोस्तों, जैसे ये माना हमने डबल बॉन्ड है, अब इस डबल बॉन्ड में जब हम आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड टूटता है, एक आयोडीन यहाँ लग जाता है और एक आयोडीन यहाँ लग जाता है। यानी एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में एक आयोडीन यानी आयोडीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है। यानी एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में एक आयोडीन चाहिए होता है।
जैसे मैं अगर आपसे कहूं इसमें देखिए 2 बाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे जब एक बार I2 लगाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ I और यहाँ I लगेगा, सिंगल बॉन्ड बचा रहेगा। और फिर जब 2 I2 लगाओगे तो यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक आयोडीन चाहिए और 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 आयोडीन। यानी अगर इस कंपाउंड में सारे बॉन्ड को तोड़ना हो तो 3 पाई बॉन्ड है, तो कितना मॉलिक्यूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा 3 आयोडीन मॉलिक्यूल। और जब 3 आयोडीन मॉलिक्यूल लगेगा ये सारे सिंगल बॉन्ड हट जाएंगे और यहाँ पे I इस तरह से आयोडीन मॉलिक्यूल लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 आयोडीन मॉलिक्यूल लगेंगे और चारों लगने के बाद सारे आयोडीन यहाँ आयोडीन लग जाएंगे और ये डबल बॉन्ड जो होगा दोस्त वो गायब हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये आपको समझ में आ रहा है। यानी एक तरह से हम एक भाषा में और कह सकते हैं कि पहले ही अनसैचुरेटेड था, अब क्या हो गया, सैचुरेटेड। यानी ब्रोमीन आयोडीन के रिएक्शन करने से अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द आयोडीनेशन प्रोसेस। यानी ये आयोडीन मॉलिक्यूल ये बताता है कि किसमें कितना ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा आयोडीन लगेगा मतलब उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा था, जितना कम आयोडीन लगेगा यानी उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड कम था। ये ज्यादा और कम को अगर थोड़ी सी अच्छी भाषा में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि अगर आयोडीन ज्यादा खर्च हो रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा था और आयोडीन कम खर्चा हो रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम था, सॉरी ज्यादा था। जैसे यहाँ पे 3 खर्चा हुआ, यहाँ पे 4 खर्चा हुआ, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका ज्यादा था और इसका कम। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आयोडीन वैल्यू को, लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन is required to convert the unsaturated fat and oil into the saturated fat and oil is called its iodine value। यानी किसी भी घी तेल को असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए जितने आयोडीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयोडीन वैल्यू कही जाती है। ठीक है, कितना आसान तरीके से आपने इसको समझ लिया। आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। या हम एक भाषा में कह सकते हैं टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑयल द अमाउंट ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू इनटू कन्वर्जन इनटू सैचुरेटेड, दिस इज कॉल्ड आयोडीन। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके 5वें प्रॉपर्टी की जो है एसिटिल वैल्यू। एसिटिल वैल्यू कैसे समझ सकते हैं, देखिए फ्रेंड समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घी तेल है यानी कोई फैट एंड ऑयल है, जब इसका हम सैपोनिफिकेशन कराते हैं तो क्या होता है, जब कराते हैं इसका सैपोनिफिकेशन तो क्या होता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये RCOO और यहाँ पे क्या बन जाता है ROH एल्कोहल। ये क्या बना, ये एसीटेट बना। क्या बना, एसीटेट, सोडियम एसीटेट है। यानी जब भी सैपोनिफिकेशन आप कराओगे तो जो फैट ऑयल है वो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में और सॉरी एल्कोहल में और सोप में। सोप मतलब एसीटेट। अब इस एसीटेट को, क्योंकि एसिडिक नेचर का है, इस एसीटेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमको बेस चाहिए होगा उसको इसका एसिटिल वैल्यू कहते हैं। यानी कि उसमें कितना ज्यादा एसिटेट उपस्थित था इसको जानने के लिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एनी फैट एंड ऑयल अंडरगोस सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे ब्रेक इनटू द अल्कोहल एंड एसिटेट and to neutralize the acetate the amount of milligram of potassium hydroxide is required is called its acetyl value। इसका फॉर्मूला है acetyl value इक्वल टू W अपॉन A इंटू 4.3, जहां W है वेट ऑफ द सैंपल और A क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ acetyl वैल्यू। यानी कितना हमको यहाँ पे acetyl वैल्यू मिला है उसका इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करके यहाँ से हम उसका acetyl वैल्यू निकाल सकते हैं। A है एसिड की बात है, कितना एसिड हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई, हमारे 5 प्रॉपर्टी होगी फ्रेंड यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की 5 डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक है नंबर 6 है रिचर्ड मिशेल वैल्यू यानी आरएम वैल्यू की बात करेंगे। आरएम जो साइंटिस्ट थे रिचर्ड मिशेल, उनके नाम पे रखा गया है। किसी भी फैट एंड ऑयल का आरएम वैल्यू का मतलब क्या होता है इसको समझिए मेरे दोस्तों, कि आपने क्या किया कि कोई कंटेनर में आपने 5 ग्राम फैट या ऑयल ले लिया। अब इस 5 ग्राम फैट एंड ऑयल को क्या करेंगे, जब आप इसको इसमें वाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा, या फिर इसको वाटर ऐड ना करके, ठीक है चलिए आपने इसमें वाटर ऐड किया और इसको आपने हीट करना शुरू किया।
जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो यहां से स्टीम यानी वेपर उड़ते हैं और उस वेपर में भी क्या होते हैं, फैटी एसिड्स, जो कि वेपर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो भाप उड़ेगा और भाप जो उड़ेगा वो फैटी एसिड के रूप में रहेगा। अब इस वेपर में उपस्थित एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिली 0.1 नॉर्मल KOH का जितना ml रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसमें एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा वही इस किसी भी फैट या ऑयल का RM वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि when in the 5 ग्राम of sample of fat and oil water is added and after heating the vapors of fatty acid is appears and to neutralize the all vapors of fatty acid the amount of ml of 0.1 normal potassium hydroxide solution is required, is called their RM value। एक्चुअल में ये RM वैल्यू क्या बताता है कि किसी भी फैट एंड ऑयल में कितना वोलाटाइल नेचर उपस्थित है। ठीक है, उसका कितना ज्यादा क्योंकि सारा उड़ेगा नहीं, वही उड़ेगा जो वोलाटाइल नेचर का होगा, तो इट डिटरमाइंस द वोलाटाइल नेचर ऑफ एनी फैट एंड ऑयल। कोई और फैट ऑयल कितना वोलाटाइल नेचर का होगा ये बताता है। बाकी मोटा मोटे हिसाब मैंने इसको खत्म कर लिया है। यूनिट नंबर 3 फैट एंड ऑयल खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 और उसको भी बहुत जल्दी खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।